तो फिर उसके बाद ये होगा कि जैसे ही हमें बैड डेट्स के वाले पैसे जब मिल जाएँगे और हम उसके बाद जब नोट रिसीवेबल और बैड डेट्स की अगेन एंट्री पास करके और उसको फिर जो एक्चुअल जेन्युइनली ये नोट रिसीवेबल की तमाम अमाउंट्स मिल जाने के बाद उसको कैंसिल करेंगे। तो हमने ये भी क्लास में बड़ा अच्छा-सा डिटेल में डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर ये जो नोट्स बनाने का मकसद है इसको मैं इसको यहाँ पे पढ़ता भी हूँ, इसको बताता भी हूँ, ठीक है? डिस्कस भी करते हैं। बाकी इसमें एक चीज़ है जो कि डाउटफुल डेट्स हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आप देख रहे होंगे ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको कमिंग लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि जो हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये क्या चीज़ होती है? ये है बैड डेट से रिलेटेड ही, ठीक है? तो नोट्स रिसीवेबल में ज़ाहिर-सी बात है द मेन थिंग इज़ दिस कि जो पैसा हमने क्रेडिट पे दिया हुआ है लोगों को या जो चीज़ हमने क्रेडिट पे दी हुई है, उसको अगर वो पैसा हमें ना मिले, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? बैड डेट्स हो जाए या डाउटफुल डेट्स अलाउंस कैसे क्रिएट करेंगे? तो मेजर जो चीज़ है, पॉइंट है, वो तो है ही यही। क्योंकि अगर स्मूथली आप क्रेडिट पर प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर देते हो और जो आपका बायर है वो आपको टाइमली आपकी जो इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट है वो आपको देता रहता है और आपको जो जितना भी लमसम अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट इन दी एंड आफ्टर ऑल वो पूरी की पूरी मिल जाती है, तो ये तो सिंपल बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे दी है और वो पैसा आपको नहीं मिल रहा या नहीं मिलता, तो फिर हमने उसको कैसे ट्रीट करना है। तो मेजर थिंग इज़ दिस इन दिस टॉपिक नोट रिसीवेबल में। तो हम इसको अगर देखते हैं तो मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स आर द अमाउंट ओव्ड टू अ बिज़नेस बाय इट्स कस्टमर जो कि फ्यूचर पेमेंट्स में आपको मिलेगी। दे रिजल्ट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, ठीक है? अब ये जो हम जितना डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने एक नोट्स में वर्डिंग के मदद से पेस्ट कर दिया। तो ये अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेटली बात समझ में आएगी कि ये नोट रिसीवेबल कहता क्या है या ये नोट्स का मकसद क्या है। तो वो कहता है जी ये नोट रिसीवेबल का मतलब है कि ये आपको फ्यूचर पेमेंट्स होंगी और सेकेंडली ये जनरेट क्या होता है, क्या किसके नतीजे में ये जनरेट होता है, वो कहता है क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स होंगी, नोट रिसीवेबल जनरेट हो जाएगा। रिसीवेबल्स इक्वल होता है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स ऑन क्रेडिट सेल्स। तो वो अमाउंट जो कि ड्यू हो, मतलब अभी पे नहीं की उसने और उसने कहा जी ये मैं पे करूंगा इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट या लमसम बट आफ्टर सम टाइम। टाइम डिपेंड करता है वो डेज में हो, वो 1 मंथ में हो, वो ईयर्स में हो, ठीक है? तो वो बहरहाल रिसीवेबल्स में आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स में उसने कहा अकाउंट रिसीवेबल भी होता है। ये वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने बड़ा अच्छा डिस्कस किया था और क्लास में भी बड़ा अच्छा डिस्कस किया हुआ है। नोट रिसीवेबल इज अनदर टाइप्स ऑफ रिसीवेबल। तो जो अकाउंट रिसीवेबल है वो ड्यू फ्रॉम कस्टमर 30 to 90 डेज, मतलब शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। इसके लिए आपको कुछ लिखत पढ़त की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नोट रिसीवेबल है इसका एक जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट है और ये एक हेविली टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपको मिलना है। इसके लिए ज़रूरी है कि रिटर्न फॉर्म में प्रॉमिसरी नोट्स होने चाहिए। तो ये प्रॉमिसरी नोट टाइप आप इन रिटर्न फॉर्म में करते हो। अकाउंट रिसीवेबल नोट ट्रेड अमाउंट्स लाइक इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब उसने कहा कि रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट सेल्स तो लाज़मी है उसमें जो नोट रिसीवेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कर देते हैं, लेकिन वो पैसे आपको आपका क्लाइंट कहता है कि मैं आपको बाद में दूँगा। तो लाइक आपका फॉर एग्ज़ाम्पल टेनेंट है जो घर का किराया जो पे करता है किराएदार आपको, वो अगर कहता है कि मैं इस महीने का किराया आपको अगले महीने के किराए के साथ दे दूँगा, तो ज़ाहिर बात है वो तो पे करेगा लेकिन आप रिसीव करेंगे। तो आपके लिए तो वो रिसीवेबल हो गया। तो रेंट है तो इट मीन्स रेंट रिसीवेबल हो गया वो, ठीक है? इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया। तो जो भी खर्चे हैं जो आप कर दें लेकिन आपको
क्लाइंट के बिहाफ पे, लेकिन आपको वो इन फ्यूचर मिले तो उसको आप रिसीवेबल कहते हैं। या वो इनकम जो आपने कमा ली, आपने अपनी सर्विसेज देने से उस इनकम को जनरेट कर लिया, वो इनकम बनती है कि वो आपको दी जाए, लेकिन आपका क्लाइंट कह रहा है कि सर ये मैं आपको इन फ्यूचर दूंगा, तो वो भी आपके लिए रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल जब क्रेडिट पे होता है तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट या सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी। तो वैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल, हम रिसीवेबल्स के अमाउंट को काउंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो वो ये कहता है कि भाई एनआरवी कैलकुलेट कर लें आप। एनआरवी का मतलब होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू। रिलीजेबल वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, रियलाइजेबल भी वैल्यू कह सकते हैं इसको। मतलब कि वो वैल्यू जो कि इस फार्मूले की मदद से निकलेगी। मतलब अकाउंट रिसीवेबल वो पैसा जो कि आपको मिलना है, उसमें से आप माइनस कर दें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अब हमारा जो थर्ड पार्ट बनेगा ना, वो बनेगा ही इस वीडियो का, वो बनेगा ही डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स से। तो जो अकाउंट रिसीवेबल है उसमें से जो हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देते हैं, तो हमारा वो फिर निकल आता है एनआरपी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बैड डेट्स वो पैसा जो अनकलेक्टेबल अकाउंट्स होते हैं, जो वो अमाउंट जो कि आपको इरिकवरेबल है, नहीं मिली, तो वो उसका है उसकी एंट्री। वो कहता है बैड डेट्स डेबिट हो जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी। और अगर अलाउंस मेथड है तो फिर आप क्या एंट्री पास करेंगे? एस्टिमेट अलाउंस करेंगे। मतलब आपने बैड डेट्स के लिए कोई अलाउंस क्रिएट किया हुआ है अगर, तो आप उसमें एक उस तब क्या एंट्री पास करेंगे? तब आप एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, और फिर अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। अगर आप देखें तो हेल ऑफ डिफरेंस है एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 5 के ए और एंट्री नंबर 5 की बी में। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया हुआ है अपने बिजनेस में, तो तब तो आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, आप फिर बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन आपने अगर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट और अलाउंस क्रिएट नहीं किया हुआ, तब आप बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल को डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो हम बनेगा, इस टॉपिक की थर्ड पार्ट बनेगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन कमिंग क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लेना है। आपको आइडिया है कि मैं जो वीडियो है वो अपलोड करता हूँ उसकी जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके होते हैं। ठीक है, तो जो क्लास में हम डिस्कस कर चुके होते हैं उनके नोट्स, वो बातें हम डिस्कस वीडियो में करके फिर उसको मैं अपलोड करूँ तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लेक्चर ले चुके होते हो। लेकिन कोई ऐसी बात जो कि अभी हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं की और उसकी वीडियो अपलोड होगी, तो वो फिर वीडियो आपके लिए मज़ेदार नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है हमने पहले डिस्कस नहीं किया होगा। तो अभी तक जितना हम डिस्कस कर रहे हैं आपको बड़ा अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने क्लास में इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। तो बहरहाल अलाउंस मेथड है डाउटफुल के लिए, अलाउंस कैसे क्रिएट करते हैं तो हमने ये क्लास में डिस्कस करना है, तो इसको हम देखेंगे। तो फिर उसके बाद आपके पास जो है वो फिफ्थ जो एंट्री है उसका जो बी पार्ट है, उस बी की भी सेकंड एंट्री में राइट ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट को हम करते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है। तो फिर 6 नंबर पे एस्टिमेशन ऑफ बैड डेट्स, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड लेते हैं, एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स मेथड लेते हैं। या तो हम जो बैड डेट्स की एस्टिमेशन निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, या तो हम जो जो हमारी सेल्स है उसकी परसेंटेज ले लेते हैं, या जो हमारा रिसीवेबल है हम उसके तहत कोई परसेंटेज निकालते हैं। 7 नंबर पे नोट रिसीवेबल रिटर्न प्रॉमिस बाय कस्टमर टू पे फिक्स्ड सम विद इंटरेस्ट। तो जब नोट रिसीवेबल का प्रॉमिसरी नोट इशू किया गया, एक्सेप्ट हो गया, तो हम एंट्री पास करेंगे नोट रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इट मींस कि अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्टेड इनटू नोट रिसीवेबल आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रॉमिसरी नोट।
या प्रॉमिस नोट। तो जैसे ही हमारा प्रॉमिस जो था वो रिटर्न फॉर्म में आ गया, एग्रीमेंट फॉर्म में आ गया, हमारा अकाउंट रिसीवेबल, हमारी सेल्स, तो फिर उस वो फौरी तौर पे अकाउंट रिसीवेबल से नोट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। व्हेन इंटरेस्ट अर्नड, तो जब आप इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं लेकिन वो आपको मिलना इन फ्यूचर में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू अर्नड क्रेडिट। व्हेन पेमेंट रिसीव्ड, जब आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिल गई तो फिर आप एंट्री पास करते हो कैश डेबिट, नोट रिसीवेबल क्रेडिट, और फिर इंटरेस्ट रेवेन्यू। अब इस एंट्री में आप देख रहे होगे कि इसमें इंटरेस्ट का जो एक शरह है, इंटरेस्ट रेट है, जो एक एडिशन जो हुआ है इस एंट्री के अंदर, ये जो है ये क्या है, इसको हमने क्लास में डिस्कस करना है कि हम जो इंटरेस्ट की वैल्यू है इसको अगर हम यहाँ से एक्सक्लूड करें तो हमें पता है कि जब नोट रिसीवेबल की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें मिलती है तो हम एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट, नोट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट रेवेन्यू क्यों क्रेडिट हुआ है, तो इसको हमने क्लास में डिस्कस करना है। तो हमारे अब दो पॉइंट हो गए जो कि हमने क्लास में डिस्कस करने हैं, एक डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट रेवेन्यू। देन लास्ट नंबर पे हमने 8 नंबर पे देखना है प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस शीट में हम नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को कहाँ शो करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि हम बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पे शो करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंस, बैड डेट्स, या जो भी नोट रिसीवेबल के नाम से हम करंट एसेट्स में इसको शो करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में बैड डेट्स बेसिकली ट्रीट किए जाते हैं एज ए एक्सपेंस अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे इनकम स्टेटमेंट में दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जिनको हम एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी होते हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस बेसिकली हमारे एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में के अंडर आते हैं, तो हम उनको इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन अंडरलाइन के नीचे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो बाकी है कि की टर्म्स आप इसको देखें शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू। तो अकाउंट रिसीवेबल, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, नोट रिसीवेबल, रिटर्न प्रॉमिस टू पे, बैड एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, एस्टिमेटेड फ्यूचर अनकलेक्टेबल्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रिसीवेबल्स माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। एग्जाम्पल, जैसे अकाउंट रिसीवेबल आपका 2 लाख का है तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपके 10,000 है, आपने पहले ही जनरेट कर लिए। एग्जाम्पल है ये, तो आपने पहले ही अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के 10,000 तो हमें मिलने ही नहीं इसमें से। एग्जाम्पल कि 2 लाख में से अगर 10,000 ना भी मिले तो कोई इशू नहीं, तो जो 1,90,000 है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा जो ये लेक्चर है ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह ताला पहले हम फिज़िकल क्लास लेंगे, उसमें जो भी कुछ डिस्कस करेंगे तो फिर हम इस वीडियो का थर्ड पार्ट बनाएंगे और फिर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो ये जितना हमने डिस्कस किया, ये जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी और नई क्लास होने से पहले ये वीडियो अपलोड इस वजह से हुई है ताकि जब आप न्यू क्लास लेने आओ तो प्रीवियस वाला आपको अच्छे से आता हो, अच्छा सा रिवाइज किया हुआ हो आपने, ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जो हमने इसको क्लास में डिस्कस करना है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी, इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।